Welcome to Upadhyayans Desire Education. Today's topic is United Nation Organization. So बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टॉपिक है। एक बहुत ही जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे, मैं समय वेस्ट करूंगा यार। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन हम रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से चलेंगे आपके सेमेस्टर 2 को क्रैक करते हुए। आपको एक कोड याद रखना है जिस, ठीक है, आपको एक कोड याद रखना है जिस। अच्छा चलिए, इस कोड से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 में। 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब दुनिया को एक और विश्व युद्ध नहीं चाहिए था, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो भाई फोर्थ का तो पता नहीं, मतलब थर्ड का तो पता नहीं, लेकिन अगर फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा ना उसके बाद, तो हम तीर धनुष से युद्ध कर रहे होंगे। हम तीर धनुष से युद्ध कर रहे होंगे, यानी आप समझ सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाएगी अगर फिर से वर्ल्ड वॉर होता है। तो चलिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, इसके पीछे का कारण हमने जान लिया कि वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसके ऑर्गन्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको बस 3 ही याद रखने हैं, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। जी से आपका जनरल असेंबली है, ओके, जनरल असेंबली, जिसमें 193 कंट्रीज रहती हैं, उनका मेंबर्स है, हम बात करेंगे। आई से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अगर मान लीजिए किसी देश ने किसी देश के खिलाफ कुछ इलीगल एक्ट किया तो जो जस्टिस कौन देगा, मतलब इंटरनेशनल तौर पे भी एक सुप्रीम कोर्ट आप मान सकते हैं, ये चीज़ है। और एक है द सिक्योरिटी काउंसिल, एक है द सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सिक्योरिटी कौन रखेगा भाई। वैसे तो मैं मानूंगा कि सिक्योरिटी काउंसिल, अगर अफगानिस्तान में आपने देखा कि तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, तो इट्स ऑफ नो यूज। अगर किसी देश के ऊपर आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उस मोटो से कि कोई किसी के सोवरेनिटी पे कोई कुछ नहीं कर सकता, सारे देश इंडिपेंडेंट होते हैं, और तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेता है, और हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, देन आई डोंट अप्रिशिएट इट यार। कोई काम का ही नहीं है अगर सिक्योरिटी काउंसिल बनाया जाए। चलिए छोड़िए, जो है सो है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, इतने बड़े टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑर्गन्स हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको न्यूयॉर्क यूएसए में दिखेंगे, ठीक है, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में दिखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको हेग में दिखेंगे। कहाँ पे? हेग में दिखेंगे, जो कि नीदरलैंड में है, जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है, हेग इन नीदरलैंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, ओके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस से समझ में आता है कि भाई कोर्ट है, कोर्ट है, तो कोर्ट में आपके जजेस होंगे, तो 15 जजेस होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, याद रखना। अब ये जो 15 जजेस होंगे वो कंट्री, हर एक कंट्री से होने, ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री के होंगे, लेकिन ये बात एकदम है कि एक कंट्री के एक ही जज हो सकते हैं। 1 कंट्री 1 जज ओनली, इट्स अ रूल। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया के अगर कोई जज है तो 2-3 जज और चले जाएंगे, नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है भाई, एक कंट्री से एक जज से ज्यादा जज नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया बात है। एक और बात, ये जो जजेस होते हैं उनका टर्म होता है 9 ईयर्स, इनका टर्म होता है 9 ईयर्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो चीज़ बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में यही पूछे जाते हैं। और ये जो जजेस होते हैं, जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा में बात कर रहा था, वैसे ही ये जो जजेस होते हैं 1/3 ऑफ द मेजोरिटी, इन जजेस में से 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वहाँ पे 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं, वैसे यहाँ पे एवरी 3 साल में 1/3 जो जजेस हैं वो रिटायर होते हैं। तो ये उसके कॉम्पोजिशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की एक और आपको गुण ये मिला है कि आपको सिर्फ 4 ही फंक्शंस करने हैं, 11-15 फंक्शन दे रखे हैं, 4 ही आपको पढ़ने हैं और बढ़िया से दिमाग में डाल लेना है, बिना कुछ नोट्स वोट देखे, बुक देखे। अगर आप दिमाग लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या यार, कानून, कानून देखा जाएगा। यानी दे विल क्या करेंगे, एक बार दिमाग लगे अपने हिसाब से, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज किसी नेशन ने किया, या फिर कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हैं 2 नेशन के बीच में, तो उसे सेटल करना, या फिर किसी एक कंट्री ने कुछ इलीगल एक्ट किया, उसके खिलाफ सही कानून लगाना, ये काम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। लॉ का मतलब ही क्या हुआ, कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स अगर हैं तो उन्हें सेटल करना, इसका काम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और ये डिस्प्यूट सेटल कैसे होंगे भाई, ये डिस्प्यूट सेटल कैसे होंगे, तो उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, मैंने क्या रिपीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं। मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा केस आया, कोई भी केस आ गया यार, मैं अब उतना मैं करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देता, तो कोई भी अगर क्राइम है तो उसके हिसाब, तो उस पे कानून कौन सा लगेगा, उस पे कौन सा लॉ लगेगा, जो लॉ पहले से लिखा होगा कि अगर ये क्राइम है तो ये लॉ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट अपना ही कोई लॉ बना दे उसी टाइम पे। लॉ बनाने के लिए तो अलग अलग चीज़ है, ड्राफ्ट में जाता है, ये सब चीज़ें अलग होंगी।
उसीलिए इंटरनेशनल लॉज बनाए हुए हैं कि अगर इस लेवल का क्राइम है तो ये आपको दंड मिलेगा, इस लेवल का क्राइम है तो सिंपल से सेटलमेंट कर सकते हैं, ये लेवल ऑफ क्राइम है तो ये कर सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, इसके हिसाब से जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सेटल होते हैं। 2 पॉइंट हमने लिख लिया। तीसरा पॉइंट दिमाग में डाल लीजिए कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डुअल रोल लिखाता है। डुअल रोल बोले तो एडवाइजरी फंक्शन इसका होता है, इट हैज अ एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे नहीं पता इंटरनेशनल कानून के बारे में, या फिर किसी देश को, अफगानिस्तान को ही ले लेते हैं, उसे पता नहीं कि कानून क्या है, इंटरनेशनल लॉज क्या है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाके पूछ सकता है कि मुझे इसके हिसाब से कानून बताए कि अगर कोई मेरे देश के सोवरेनिटी में दखल अंदाज कर रहा है तो क्या करना चाहिए। ये सब एडवाइस वो देता है बहुत बढ़िया से। सो इट्स द थिंग, 3 ही याद रखो, ऐसा याद नहीं पूछे जाते एग्जाम में। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा ऑफ टॉपिक, यहाँ पे जो 15 जजेस बैठे हुए हैं, लोग सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे, ये कमाएंगे। जैसे कि अगर आप वेस्ट बंगाल में बात करें तो वहाँ पे चैप्टर अकाउंटेंट, बिजनेस खोलना, ये सब दुकानदारी, ये सब पे दिमाग लगाते हैं लोग। चैप्टर अकाउंटेंट बन जाएंगे, कॉमर्स से भी वो लगेंगे। वहीं आप बिहार यूपी के एरिया में आ जाइए, वहाँ पे यूपीएससी का क्रेज है कि IAS IPS बनेंगे। क्यों नहीं हम थोड़ा सा ऊपर लेवल का सोचते हैं, यार इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे UN में जाके, कितनी बड़ी लेवल की बात है। वैसे अलग बात हो गया। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने खत्म कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक नियम बनाया था, कोड बनाया था अपना, कौन सा, जिस, ठीक है। तो जिससे आई हमारे क्लियर हो गया। अब सिक्योरिटी काउंसिल पे आते हैं, हम आते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल। अब भाई सिक्योरिटी काउंसिल में एक बात याद रखना, मैं आराम से बता देता हूं। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, दे हैव 5 परमानेंट मेंबर। और ये जो परमानेंट मेंबर्स है ना, इनके पास है वेटो पावर, दे हैव वेटो पावर, ठीक है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास है वेटो पावर, और ये जो वेटो पावर होता है खतरनाक पावर है भाई। अब पहले देख लेते हैं 5 मेंबर्स कौन से हैं। तो याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, समझिए। पहले तो देखो, ब्रिटेन और USA, ये दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। USA और ब्रिटेन भाई हैं। मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक चीज आपको बताया होगा कि, वैसे मैंने वीडियो में नहीं बताया, वैसे आपके सिलेबस में नहीं था, बट फिर भी अभी मैं बता देता हूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मेजर ब्लॉक्स में दुनिया बढ़ गई। एक USA वाले साइड में और एक USSR वाले साइड में। USSR रशिया है, वहां पे जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने वहां पे राज कर लिया था, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो दिमाग में दीजिए, लेकिन अलग है। दूसरा कौन सा है भाई, तो USA के अपोनेंट में कौन है, रशिया। उसके अपोनेंट में कौन है, रशिया, जिसे हम USSR भी कहते हैं, ठीक है। बुक में लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। तो ये 3 याद आ गया। अच्छा, USA के सपोर्ट में एक और कंट्री है, फ्रांस। ये सब ग्रेट पावर, सुपर पावर्स कहते हैं, जर्मनी नहीं है। और एक और 5वां जो अभी कहा जाए तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और सबको रूल कर रहा है एक तरीके से, चाइना, सुपर पावर। ये जो 5 हैं, दे हैव वेटो पावर एंड दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब आप बात आई कि वेटो पावर क्या होता है भाई। ये वेटो पावर आपने देखा होगा न्यूज में, विल इंडिया गेट वेटो पावर इन 5 years और कमिंग 5 years, वो अलग टॉपिक हो गई। लेकिन वेटो पावर मतलब क्या हुआ, एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूं, सिंपल से एग्जांपल। मान लीजिए चाइना की नीयत खराब तो है, इंडिया साफ नीयत का है भाई। अब तो इंडिया का एक सिंपल सा कानून है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चाइना, ये सब जो बाकी देश हैं, वो अपना एरिया बढ़ाने में लगे रहते हैं। इंडिया को किसी एरिया का मतलब नहीं, जितना अपना है उसमें भाई हम पावरफुल हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। इसके अंदर घुसोगे तो खत्म हो जाओगे, ये अलग बात हो गई। लेकिन चाइना का मेल मिलाप ब्रिटेन के साथ बढ़िया है, और ब्रिटेन का मेल मिलाप USA के साथ बढ़िया है, और USA का मेल मिलाप फ्रांस के साथ बढ़िया है। मान लीजिए इन चारों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया कि इंडिया के साथ कुछ खराब करना है। कोई भी प्लान हो सकता है, मैं कुछ कहूंगा नहीं इसमें। लेकिन रशिया इंडिया का दोस्त है भाई, इन्होंने प्लान बनाया कि हाँ भाई कुछ गलत करना है इंडिया के साथ। लेकिन उन्होंने अपने आप में वोट किया कि देखा जाए किसके पास ज्यादा वोट आ गई, ठीक है। रशिया ने कह दिया कि ना, रशिया ने एक नेगेटिव वोट दे दिया कि नहीं, इंडिया मेरा दोस्त है, ये नहीं हो सकता। भाई करोगे तो तुम 5 पिटोगे, 4 पिटोगे, ठीक है, लेकिन इंडिया को मैं ये करने नहीं दूंगा। रशिया ने क्या कर दिया, नामंजूरी कर दिया, यानी नेगेटिव वोट डाल दिया। अब इन चारों के पास कोई पावर नहीं है। अगर इसने एक भी, इन 5 में से किसी एक ने भी एक नेगेटिव वोट डाल दिया तो अब पावरलेस हो चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। और इसी नेगेटिव वोट को हम वेटो कहते हैं, वेटो पावर, ठीक है। वेटो पावर समझ में आ गई बात, वेटो पावर समझ में आ गई, यही है वेटो पावर, नेगेटिव वोट। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसी बात नहीं है कि बस 5 ही मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, या फिर कह सकते हो 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। टेम्पररी मतलब समझ में आता है ना, हर 2 साल में, एवरी 2 years में वो हटा दिए जाते हैं। अब इन टेम्पररी मेंबर्स में इंडिया भी बार बार आ जाता है, ठीक है, इंडिया भी आ जाता है, तो इंडिया को हल्के में मत ले। चलिए, तो ये हेग नीदरलैंड हटा देते हैं। अगर आप पूछेंगे किसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो न्यूयॉर्क में, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है ये भी समझना जरूरी है, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल।
फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला फंक्शन भाई इंटरनेशनल पीस बरकरार रखना, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। अगर कोई भी कंट्री एग्रेशन करती है, कोई भी कंट्री एग्रेशन करती है तो उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस उठाना, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस उठाना। ठीक है, एग्जांपल मुझे देने की जरूरत नहीं है, कहने के लिए भाई तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, एग्रेशन दिखा रहा है, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं दिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या। इंटरनेशनल पीस बनाना, कोई भी कंट्री अगर एग्रेशन कर रही है तो वो करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू रेगुलेट आर्मामेंट्स। अब टू रेगुलेट आर्मामेंट्स का मतलब ये हुआ, आर्मामेंट्स का मतलब समझ में आता है ना, वेपन्स। कोई कंट्री छुपे ही छुपे आर्मामेंट्स तो वो नहीं कर रही, जैसे कि जो नॉर्थ कोरिया है, अभी जैसे कहने के लिए नॉर्थ के सबसे पहला वो न्यूक्लियर पावर था ना, तो उसने छुप छुप के क्या किया था कि एटम बम्स टेस्ट कर लिए थे। वैसे तो मना था, वैसे सिक्योरिटी काउंसिल ने किया था कोई भी आर्मामेंट्स ऐसे कुछ नहीं कर सकता, ये तो डिस्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने कहा कि नहीं नहीं सॉरी, वो बोले मारेंगे, नहीं नहीं सॉरी एक और टेस्ट कर लेते हैं, वो मारेंगे, नहीं नहीं सॉरी एक और टेस्ट कर। अब नॉर्थ कोरिया में टेस्ट कर लिया, हाँ भाई हम पावरफुल हैं। वैसे ही सारे देशों ने कर लिया, वैसे इंडिया ने भी कर लिया भाई, इंडिया का इनको शान बैठा है, हम भी न्यूक्लियर पावर है। जैसे मोदी जी ने एक स्पीच दी थी कि हमने किस लिए रखा है परमाणु बम, दिवाली मनाने के। ठीक, तो पीस, इंटरनेशनल पीस मेंटेन रखना, एग्रेशन कोई हो रहा है तो मिलिट्री एक्शन करना, और आर्मामेंट्स को रेगुलेट करना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी, अच्छा एग्रेशन में तो आप समझ में आ रहे हैं ना कि अगर किसी कंट्री ने कोई एग्रेशन किया तो उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन का मतलब ये नहीं कि उस कंट्री को ही खत्म कर दो, नहीं, उसे दबाओ धमकाओ ये सब करो। और फिर एक और बात कि अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं तो उनको सेटल कर दो, तो उनको इन्वेस्टिगेट कर दो। इसका मतलब आप समझ में नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए कोई दो कंट्री है, उसमें एक छोटी सी नोकझोंक हुई और पता चला कि ये जो इश्यू है वो बाद में बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है, वर्ल्ड के पीस को मेंटेन करने में ये इश्यू अगेंस्ट है, देन द सिक्योरिटी काउंसिल विल इन्वेस्टिगेट इन दिस टॉपिक। चलिए, सिक्योरिटी काउंसिल का हमने बात कर लिया। अब लास्ट हमारा बचा जनरल असेंबली। अच्छा ये बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी चीज लिखवाना, नहीं, दिमाग में रख लीजिए ना, बड़ा आसान हो जाता है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ दिमाग में रखते जाइए, लिखने का मन नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, सुनते जाइए, काम खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली। अब भाई जनरल असेंबली का भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज हैं। आपके किताब में अगर आपने न्यू वर्जन लिया होगा तो उसमें सारी कंट्रीज दिया हुआ है, अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक, ए से जेड तक सारी कंट्रीज पढ़ लेना एक बार, वैसे कोई काम नहीं है उसका। और 193 कंट्रीज में से ईच कंट्री हैज 5 रिप्रेजेंटेटिव, ईच कंट्री हैज 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। जो इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं ना, आईएफएस ऑफिसर्स जो बनते हैं वो इनमें से होते हैं। और हर एक कंट्री एक ही वोट दे सकती है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज हुआ, और अगर वन वोट का मतलब क्या हुआ, क्या वोट कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई बड़ा एक डिसीजन लेना है तो उसके लिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए होती है। ये एक क्या यूनिवर्सल फैक्ट होगी, 2/3 अगर मेजोरिटी मान गई भाई तो ठीक है, इस नियम को हम मान लेते हैं, ये डिसीजन ले लिया जाएगा। और हर एक कंट्री एक ही वोट दे सकती है, भले 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। समझ में आ रही बात? कंपोजिशन समझ में आ गया? बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कॉजेस या फिर टॉपिक्स, यानी इंटरनेशनली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी चीज है उनके ऊपर कोऑपरेशन बनाना। समझ में आ गई बात? ओके। और एक बात, सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करना। ऐसे थोड़ी बन जाएंगे हवा में। तीसरा समझ में आ गया। दूसरा समझ लो, दूसरा टॉपिक हटा दो, वो थोड़ा सा हार्ड होगा समझने में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उन्हें इलेक्ट करना, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना। समझ रहे हो? इलेक्शन का काम इसका है, वहीं पे ये सब वोट दे रहे हैं, वहीं से ये सब वोट दे रहे हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का बजट भी होता है, तो इस बजट को भी जनरल असेंबली ही डिस्कस करता है। डिस्कस द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के जजेस को इलेक्ट करना और इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बरकरार रखना। इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कोऑपरेशन को बरकरार रखना, ये काम है जनरल असेंबली का। चलिए, तो यहां पे हमने बात खत्म की अपनी। एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि यूएनओ कब बना था, कौन से डेट पे? तो बहुत बढ़िया, 24 अक्टूबर 1945। इसके अगले वीडियो में हम मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए विल मीट सून।